Assalamu alaikum. This is Hira Noor. How are you everyone? Let's start today's lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप लोग जब ये लेक्चर ले चुकोगे तो इसके बाद काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम कुछ एक्सेप्शंस वर्ब के अंदर जो एक्सेप्शंस होती हैं ना, जिनके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि सिर्फ हम इसके बाद इस वर्ब के बाद ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। और एमडीके के लिहाज से या किसी भी और टेस्ट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं सिर्फ उनका बताऊँगी। ठीक है, ओके। तो अब हम हमारे पास आ जाते हैं सम ट्रबलसम पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो होगा लाए ले लेन। अच्छा, मैंने इसमें तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। आप लोगों को मैंने रूल याद करवाना है, रूल कह लें या इसको रट्टा लगाना है अपने, इसको कुछ भी, कि हमेशा ये वाला जो लाए होगा ना, इस लाए ले लेन, इसके बाद हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा और इरेगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। जैसे इसकी एग्जांपल है ही ले ऑन द ग्रास। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो समझ आ ही रही है ना कि ये इरेगुलर वर्ब कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें डी या ईडी के बगैर हम किसी और तरीके से जब फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे सेकंड और थर्ड, तो वो होगा इरेगुलर वर्ब। अच्छा, और ये देखो इसके अंदर ये कौन सी उनमें से फॉर्म है, ऑल डिफरेंट। इसमें क्या है, सब डिफरेंट है, तो ये थर्ड कैटेगरी बन रही है। ठीक है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया हो तो आपको समझ आ रही होगी कि ये थर्ड कैटेगरी का बन रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हमारे पास है कि ही ले ऑन द ग्रास, ये एक एग्जाम्पल है, ही ले देयर। देखो ये क्या है, ये मैंने आपको पिछले में भी आपको एग्जाम्पल दी थी ले वाली, तो वो यही वाली थी। ठीक है, ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये क्या है, एडवर्ब। कैसे, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिर दोबारा बता देती हूँ। ही ले वेयर, वेयर का आंसर कर रहा है देयर, तो जो आंसर वेयर का कर रहा है वो एडवर्ब होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों एडवर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज ओवरऑल मिला के ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ले जो होगा ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, ये जो ले इसका मतलब होता है लेटना, इस तरह ये वाला इसका मतलब बनता है। ठीक है, एक लाए जो होता है वो झूठ वाला भी होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ब विच इज़ ले। ठीक है, इसमें क्या है, ले लेड लेड। इसमें आपने याद रखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और रेगुलर वर्ब है, तो ये जो ये वाली बातें हैं ना, ये रटा लगाने वाली हैं। ठीक है, ये आपने पक्का रटा लगा लेना है। अच्छा, अब जैसे कि आपके पास है आई लेड माई बुक्स ऑन द टेबल, आई ले माई बुक्स ऑन द टेबल। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ले है, यहाँ पे भी ले है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ले यूज़ हो रहा है, और फिर आप उसके लिए हाथ से बनाओगे। तो देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब जैसे ये सेंटेंस है, तो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए। तो ये वाला ले यूज़ हो रहा है, मतलब होगा सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट्स मीन कि ये गलत है, क्योंकि आई ले माई बुक्स यहाँ की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन फिर आगे ऑब्जेक्ट भी है, तो लेकिन अगर ये वाला यहाँ यूज़ होगा तो फिर लेड आएगा। समझ रहे हो ना, अगर इसके भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो दोबारा, मैं एक बार दोबारा आपको बताती हूँ ये वाली बात। मैं ये कह रही हूँ कि देखो आई लेड माई बुक्स, अब हमने सेंटेंस के अंदर देखना है, क्योंकि ले यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी, दोनों जगहों पे ले हमारे पास है। अब एक सेंटेंस के अंदर, जैसे कि ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में अब हमारे पास ये ले यहाँ से उन्होंने डाला या यहाँ से डाला, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे उधर ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तौर पे यूज़ हो रहा है ना, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे बेस फॉर्म बेसिकली ये है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो इट्स मीन कि ये जो ले है वो उन्होंने यहाँ से डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि क्या ले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए और उन्होंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही डाली हुई है, लेकिन क्या ये ठीक है। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ये वाला जो ले है ना, ये इंट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इट्स मीन कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और ये ऊपर वाला देखोगे इसमें फिर लेड आएगा, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, आई थिंक मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रही थी, तो थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं। देखो, अब जो मैंने आपको पहले कहा था शुरू में कि एक झूठ वाला लाई होता है, तो वो ये वाला होता है, जो मैंने आपसे कहा था बाद में बताऊंगी। ठीक है, वैसे ये जो है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बताया क्योंकि ऊपर भी लाई यूज़ हुआ था ना, तो आप लोग मिक्सअप ना कर दो, सिर्फ इसलिए। तो ये देख लो वैसे कि लाई, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइड लाइड होता है, झूठ बोलने वाला।
और ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसमें ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह एक्ट कर रहा हो। Here we go, दिस इज एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो, ही लाइड अबाउट हिज एज, इसमें, और अगला देखो, शी लाइड टू हर पेरेंट। तो ये तो आपको सामने ही मैंने आपको पहले बताया था, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर ये वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पे एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी ना। अच्छा, लेकिन यहाँ देखो, ही लाइड अबाउट वट तो अबाउट हिज एज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये जो होगा, ये वट का जो आंसर कर रहा हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि एडवर्ब होता है वो व्हेन, वेयर, इनका, हाउ। ठीक है, व्हेन, ये वाले आंसर कर रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया। ओके, अब एक नेक्स्ट बहुत ही मज़े के जो वर्ब है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, ये बहुत मज़े का है। अब देखो, ये इंट्रांजिटिव है, ये आपने रटा लगाना है। ठीक है, और इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करते। इसका ये मतलब है, देखो ऑब्जेक्ट आ सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब में भी, लेकिन वो डायरेक्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के लिए होता है, इसको इतना याद रखो। अब फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, इसका हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है कि द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। अब इसमें आप देखोगे कि जो फॉल है इसके बाद ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, अगली एग्जांपल देते हैं। ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। तो इसमें जो फेल है, देखो ये फॉल, ये फेल, ये इसकी फॉर्म से। सो यहाँ जो फॉल है उसके बाद फ्रॉम यूज़ हो रहा है, फ्रॉम द ट्री। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, यस, इट्स प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट देखो, ही फेल इन लव विद हर। तो इसमें भी जो यहाँ पे भी प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, तो ये देख लो, ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, ये भी। तो ये प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, यहाँ पे भी प्रपोजिशनल फ्रेज है। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट से, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सारे केसेस के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि जो ये फॉर्म ऑफ ये वर्ब है, फॉल, फेल, फॉलन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा होता। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन इसमें से क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो जब मैं ये पढ़ा चुकी नहीं, आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको ये कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये पूछा जाता है। बेसिकली वो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर यहाँ से होता है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये उनके अंदर आते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करने के लिए दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझने हैं, ताकि आप लास्ट में वो वाले एमसीक्यू सॉल्व कर सको जो मैं आपको टास्क दूंगी इस लेक्चर का बेसिकली। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो भी बहुत ज़्यादा इसके जैसा ही है। देखें, ये दोनों सुनने में सेम लगते हैं ना, तो अक्सर हम लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं इनका जब सेकंड या थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं तो हम लोगों ने रट्टा लगाया होता है, फॉल, फेल, फॉलन। तो अगर फेल आ जाएगा तो हम ऐसे हो जाते हैं कि ये फेल क्या है, तो फिर फेल का भी हम इस तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं जैसे फैलन, इस तरह टाइप हम बनाने की कोशिश करते हैं जब। लेकिन इसका क्या है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक है, और देखो ये दोनों कितने साउंड इनकी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन ये देखो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें कितना मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल देखें तो अब फेल जो है इसका ये किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, या किसी समवन के लिए भी, किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने इस दोनों कैटेगरीज की आपको एक एग्जांपल दी हुई है। To knock down someone, like the fighter felled his opponent with a strong punch. ठीक है, the fighter felled his opponent। इसमें अगर आप देखोगे एक felled, इसमें जो felled है ये इसमें verb है, और his opponent क्या होगा, ये आपके पास, yes, इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने फेल के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। इट्स मीन कि दिस इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब आगे है कि टू कट डाउन समथिंग। इसमें क्या है कि द वर्कर्स फेल्ड द ट्री यूजिंग एन एक्स। तो यहाँ पे भी फेल्ड, देखो इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों जगहों पे इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, दोनों एग्जाम्पल्स में। अच्छा, अब द ट्री, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और
यहाँ से आपको पता चल गया। अब देखो जब वो करते हैं ना आपको स्पॉट द एरर या उसमें कुछ ऐसा, तो वो ये कैसे कर देंगे कि फेल्ड की जगह यहाँ फेल लिख देंगे, या फिर वो यहाँ पर हाँ यहाँ पे फेल लिख देंगे। अब देखो अगर उन्होंने यहाँ लिखा होता है कि द फाइटर फेल हिज ओपोनेंट, तो अब फेल यहाँ में ये पता है कि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, यहाँ होनी क्या यूज़ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जो फेल है वो यहाँ पे इसकी सेकंड, फॉल की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉल ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब था, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है उसके बाद हिज ओपोनेंट नहीं था ना, ठीक हो गया ना। अब आपको समझ आ गई। लेकिन अभी भी आपको मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया दूंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ बस उतना याद रखते जाओ, ठीक है। अभी और भी वर्ब्स हैं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी हमारी बात, अभी आगे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी, जैसे हमने पहले फॉल और फेल की फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखी, इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा ये वाला फाइंड कौन सा फाइंड है, ये है टू डिस्कवर समथिंग, टू लोकेट समथिंग, टू रियलाइज समथिंग, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ में आएगी। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी। इसमें फर्स्ट है कि आई ऑलवेज फाइंडिंग कीज अंडर द काउच, ठीक है। अब इसमें देखो ये फाइंड, ये इसकी फोर्थ फॉर्म ओवर बेसिकली यूज हुई है, जो कि क्या है, ये इसको मैंने आपको क्या बताया था, यस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आई ऑलवेज फाइंडिंग कीज, अब देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो फाइंडिंग व्हाट, कीज, आंसर मिल रहा है व्हाट का, तो व्हाट इज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आगे यू विल फाइंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फाइंड, फाइंड हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म, और उसके बाद है दिस मूवी, फाइंड वर्ड दिस मूवी, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, समझ आ गई। अब हमारे पास ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका दिया हुआ है, इट्स मीन दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने ये याद रखना है कि ये वाला फाइंड जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड फाउंड है, अच्छा ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है ये इरेगुलर वर्ब, लेकिन उसकी सेकंड कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें हमने कहा था कि बेस सेम, बेस डिफरेंट होगी, बेस फॉर्म डिफरेंट होगी, बाकी दोनों सेम होंगी, याद है आपको। अगर आपको इस बात की नहीं समझ आ रही मेरी, तो आप लोग फर्स्ट वाला लेक्चर दोबारा ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला लेक्चर लेंगे तो फिर आप, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग वर्ब देखेंगे ना, वो है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है। तो ये एमडी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए इनको गौर से सुने। फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंडेड, फाउंडेड, जो कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऊपर वाला जो बताया था मैंने फाइंड, फाउंड, फाउंड, वो भी क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब था, यस। अच्छा ये इसका क्या मतलब है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब है टू एस्टेब्लिश समथिंग, वो क्या था, टू डिस्कवर समथिंग, ये है टू एस्टेब्लिश समथिंग, टू सेटअप समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, ठीक है। अभी जैसे वहाँ पे क्या था कि कोई चीज़ बेसिकली ढूंढना, जैसे कि फाइंडिंग कीज और फाइंड दिस मूवी, तो वो, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आप ये देखो, द स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1950, ठीक है, जैसे कि ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाउंडेड जो है, द स्कूल वॉज फाउंडेड, ठीक है। इसी तरह हिज थ्योरी इज फाउंडेड ऑन ईयर्स ऑफ रिसर्च। नहीं, बल्कि एक चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है कि जो फाउंडेड फाउंडेड है ना, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, प्लस इंट्रांजिटिव, या आप स्लैश डाल सकते हैं, इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अच्छा जैसे कि अगर आपको मैंने ये वाली एग्जांपल्स दी है ना, इनके अंदर ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन ट्रांजिटिव कहाँ होगा, जैसे कि ही फाउंड, ही फाउंड अ स्कूल, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो या ही फाउंडेड अ स्कूल। सो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं, इनमें ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे एक्ट करेगा। ही फाउंडेड अ न्यू स्कूल, हम ऐसे कह सकते हैं, और इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे एक्ट करेगा, और ये हो गया दोनों ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव, ठीक है। यस बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैंने आप मुझे करेक्ट करते हैं यानी इसलिए लिखा था, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, सो मैंने उसे करेक्ट भी कर लिया। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो आपको लिखते वक्त मुझे याद नहीं था रहा इंट्रांजिटिव वर्ब लिखना, ठीक है। तो विदाउट एनी हर्डल लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट
वर्ब, ओके। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ है यहाँ पर, ये हाँ, ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच में बताती भी हूँ ना कि एमसीक्यूज आएगा कैसे। तो जैसे कि ये है, आई फाउंड माई वॉलेट अंडर द टेबल, सो टेक योर टाइम एंड थिंक इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, अब देखो कि आई फाउंड माई वॉलेट अंडर द बेड, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि आपने जब भी एक सेंटेंस को उसको देखना है कि उसमें एरर को स्पॉट करना है या उसको सॉल्व करना है, आपने देखना है कि पहले वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कहाँ है। इनको पहले सेपरेट कर लो, फिर आप उनमें मिस्टेक को फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो, आई फाउंड माई वॉलेट अंडर द बेड, इसके अंदर ये हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, और ये सारा हमारे पास क्या है, बेसिकली ये वर्ब में ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अच्छा, इसमें देखो फाउंड, अब यहाँ ये मैंने आपको ऊपर दो, एक ये वाला फाउंड बताया, एक ये वाला बताया। अब इनमें से ये कौन सी कैटेगरी वाले में से यूज़ हो रहा है, ये कौन सा वाला फाउंड है? तो माई वॉलेट ये है टू डिस्कवर समथिंग, इट्स मीन के ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें आई फाउंड माई वॉलेट, वो वाला मैंने आपको कहा था ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ठीक है, आई फाउंड माई वॉलेट अंडर द बेड। लेकिन अगर यहाँ होता आई फाउंडेड माई वॉलेट, तो डेफिनेटली ये गलत होता, क्योंकि उस फाउंडेड का मतलब है टू एस्टेब्लिश समथिंग। यहाँ पे हम वॉलेट को एस्टेब्लिश तो नहीं ऑब्वियसली कर रहे हैं ना, उसे क्रिएट कर रहे हैं, उसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसे डिस्कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी ये गलत हो जाना था। लेकिन अगर यहाँ जो लिखा हुआ था वो ठीक था, लेकिन अगर आप फाउंडेड लोगे तो फिर ये गलत, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ फाउंड लिखोगे तो फिर ये ठीक होगा सेंटेंस। अच्छा, मैंने अपना वैसे कोई खास इंट्रो नहीं करवाया, लेकिन मैंने खुद भी एमडी दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी किया हुआ है, एंड करंटली आई एम डूइंग एमबीबीएस। और जब मैंने एमडी दिया था तो मुझे इंग्लिश के लेक्चर की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इंग्लिश के लेक्चर को यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा मैंने फिर मैंने इसके लिए ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन किए थे, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थे। लेकिन मेरा था कि मैं यूट्यूब पे वो इंग्लिश के लेक्चर्स दूं, और ताकि यूट्यूब पे भी ये फैसिलिटी आए। ठीक है, मे भी कोई हो इंग्लिश के लेक्चर्स, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही दे रही हूँ, कोई और नहीं होंगे शायद, लेकिन मुझे नहीं शायद मिले, या मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मुझे मिले, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लेक्चर्स ले रही हूँ। मैं उसके अलावा भी सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं, और भी जिस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी हो रही होगी आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश के भी अभी ये शुरू हुए दूसरा लेक्चर ही है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फॉर्म वर्ब्स के बाद कौन सा लेक्चर स्टार्ट करूँ, आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मिल के ही करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी किसी दिन मैं एक लेक्चर बनाऊँगी, और क्योंकि मैंने रिपीट किया था एमडी कैट, इम्प्रूव किया था, तो 2 बार मैंने बेसिकली दिया हुआ है। तो रिपीटर्स के लिए, जो इम्प्रूवर्स हैं उनके लिए भी मैं एक सेशन रख सकती हूँ, उनको गाइड करने के बारे में, कि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की थी, जिसकी वजह से मेरा वैसे रहा तो कुछ पॉइंट से था, 1% से भी नहीं था रहा, 0.2 आप 8.3 इतने से रहा था। लेकिन काफ़ी सारी थी मिस्टेक्स जो मैंने की थी, और नेक्स्ट ईयर मैंने वो इम्प्रूव की, और फ्रेशर्स को मैं स्पेशली वो बातें बताना चाहती हूँ, और मैं इसके एक सेशन रखूँगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वर्ब की तरफ चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब देखें, जो हैंग है, इसमें हैंग्ड, इसकी हम 2 तरह से फॉर्म, ये सेम वही है, वो जो मैंने 4th कैटेगरी नहीं थी आपको बताई, अब आपने अगर फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ तो ये आपको पता होगा, जो मैंने आपको 4th कैटेगरी बताई थी ना, उसमें मैंने कहा था कि ईडी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इस तरह वाली फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने इसको ओवरऑल किस कैटेगरी में डालना है? हमने इसको इरेगुलर की कैटेगरी में ही डालना है। तो अब देखो, हैंग भी ठीक है, हंग भी ठीक है, लेकिन इसमें जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि जब भी आपके पास ये वाली फॉर्म यूज़ हो रही होगी ना, तो आगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिक्र हो रहा होगा। लेकिन अगर हंग यूज़ हो रहा होगा ना, ये वाली फॉर्म यूज़ हो रही होगी, तो आगे नॉन लिविंग ही होगा, ठीक है, नॉन लिविंग के बारे में ही बात हो रही होगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगी। लेकिन एक और बात कि आई थिंक मैं दोबारा से स्पीड थोड़ी तेज़ मेरी होगी थी, मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को स्लो इस तरह पढ़ाओ ना, समझ आता है, वो ज़रा डीपली जाके स्टडी कर रहे होते हैं, और उनको थोड़ा स्लो चाहिए होता है स्पीड। लेकिन जिनको थोड़ी स्पीड तेज़ चाहिए तो वो इसे स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। ओके, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं अब। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल में मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है कि इन हिस्ट्री पीपल वर समटाइम्स हैंग्ड फॉर क्राइम्स, ठीक है। इसमें देखो, हैंग
ये हमारे पास ये वाली फॉर्म ऑफ अब्यूज़ हो रही है, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपसे कहा था कोई भी लिविंग चीज़ होगी और उसके लिए ये यूज़ होगा। तो देखो इसमें क्या है, पीपल, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे चलो, इसमें आपने ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वाला ज़्यादा नहीं है, इसमें जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ना वो इस बेस पे आते हैं कि अक्सर उन्होंने आगे चीज़ दी हुई होती है, और ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि द क्रिमिनल वाज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, ठीक है। अब इसमें अगर वो हंग लिख देंगे तो आपने इसको ये एरर होगा फिर, क्योंकि क्रिमिनल लिविंग है और आगे आपने उसके लिए हैंग यूज़ करना है, हैंग्ड यूज़ करना है, ना कि हंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको सही सही वाली बता रही हूँ, ठीक करके करेक्ट लिखे हुए हैं। आगे मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी फिर आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट और रॉन्ग दोनों बताना शुरू हो जाऊँगी पहले समझाने से पहले ही। शी हंग द पेंटिंग, अब देखो पेंटिंग क्या है, नॉन लिविंग, तो इसके लिए क्या हमने यूज़ किया है, हंग यूज़ किया है, ठीक है। तो आई थिंक एग्जांपल्स इनफ थी, इससे आपको समझ आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। आप लोग जब किसी भी प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यू सोल्व भी करोगे ना, तो आपको अब देखना ये वाले एमसीक्यूज ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे कि हाँ ये वही सेम एमसीक्यूज थे जो इसने बताए थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक अब थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अवेंज और रिवेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेंज और रिवेंज वाला। इसमें पहले मैं आपको रूल बताती हूँ, फिर आपको मैं इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी। अभी आपने ये जो रूल लिखा हुआ है ना, बस इसको आप रटा लगा लो कि आपके पास जब भी अवेंज आएगा ना, अवेंज फॉर्म ऑफ यूज़ हो रही होगी अवेंज, तो आपने इसके बाद हमेशा या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, मीन्स के सेंटेंस में आपने क्योंकि लिखना नहीं है। एमडी कैट में या कोई भी ज़्यादातर ऐसे टेस्ट होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता कि आपने लिखना होता है, आपने एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं और उसमें आपने देखना होता है कि एरर कौन सा है, ठीक है, या आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज़ करना होता है। तो वहाँ पे आपके पास अवेंज के बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा तो वो ठीक होगा, या फिर अवेंज के बाद सेल्फ वर्ड कोई यूज़ हो रहा होगा तो वो भी ठीक होगा। ये दो केसेस हैं जो कि अवेंज के बाद होंगे तो ठीक होंगे। इसके अलावा अगर उसमें कोई प्रपोजिशनल फ्रेज लगी हुई है, कोई एडवर्ब लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। रिवेंज, अच्छा इनके बाद जैसे कि सेल्फ वर्ड के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज लगी हुई है तो वो करेक्ट है, लेकिन वेनेबल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जो चीज़ होती है ना वो अपने वर्ब के इमीडिएटली उसके बाद जो वर्ड होता है ना उसको देखना होता है। ये नहीं कि आपने 2-3 गलियाँ छोड़ के आगे जाके देख रहे हो, नहीं, इमीडिएटली आप उसके बाद बेशक सेल्फ वर्ड लगा हुआ है, उसके बाद बेशक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है, बेशक एडवर्ब लगा हुआ है, वो नहीं है हमारा कंसर्न, ठीक है। अब रिवेंज, अब अगर मैं रिवेंज का आपको बताऊँ तो इसके बाद हमेशा सिर्फ सेल्फ वर्ड होगा तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होगा। फिर सेल्फ वर्ड के बाद बेशक आप जो मर्जी लगा वो हमारे कंसर्न में नहीं आता, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ओके, सो हियर वी गो। ही वोव टू अवेंज हिज ब्रदर्स डेथ। इसमें देखो अवेंज के बाद ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अवेंज हिज ब्रदर्स डेथ, ठीक है, अवेंज व्हाट, हिज ब्रदर्स डेथ। सो बेसिकली ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास करेक्ट है। आ गया ही लेटर अवेंज्ड ऑन हिज एनिमीज। अब मैंने आपसे यहाँ पे इधर देखो, ये मैंने आपको रूल बताया, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या सेल्फ वर्ड हो। क्या आपको यहाँ सेल्फ वर्ड नज़र आ रहा है, नहीं। क्या आपको यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, नहीं बेटा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑन है ना, ऑन ये प्रपोजिशन फ्रेज की तरफ से ले जाता है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो ये रोंग है। लेकिन अगर इसमें ये होगा ही लेटर अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, अब देखो यहाँ पे सेल्फ वर्ड लग गया ना, तो ये करेक्ट है। बेशक सेल्फ वर्ड के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज लेटर रिवेंज्ड ऑन हिज वाइफ्स किलर, ठीक है। अब ये भी मैंने आपसे कहा था रिवेंज के बाद हमेशा सेल्फ वर्ड होना चाहिए, उसका एक ही रूल है, ये देखो, रिवेंज के बाद हमेशा सेल्फ वर्ड होना चाहिए और कुछ भी नहीं, मैंने बताया था। तो ये बस आपने देखना है कि रिवेंज के बाद सेल्फ वर्ड नहीं है, सिंपली और सोच रही नहीं है, बस इसे क्रॉस कर दो। आगे देखो, ही वॉज लेटर रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज वाइफ किलर, तो अब हिमसेल्फ आ गया ना, तो दिस इज करेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा ये वीडियो वैसे लंबी हो गया, लेकिन ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक ये यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप अपने आप को एग्जामिन करोगे कि आपने क्या सीखा इस लेक्चर से, ठीक है, वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। ओके, तो पहले मैंने आपको कुछ स्पॉट द एरर के एमसीक्यूज दिए हैं, इतने ज़्यादा मैंने नहीं दिए हुए, सॉरी स्टेटमेंट है बेसिकली, ये एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा एरर है, ठीक है, तो आपने फिर वो चूज़ करके बताना है। लेकिन ये कि अपने आपको आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे, आपने इनको सॉल्व करके क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताने हैं,
ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने करेक्ट बताए हैं या नहीं बताए, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर आपको भी बता दिया तो आपने सोचना नहीं है और फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब जैसे कि पहला है, तो देखो, रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन स्वैंग इन बैकयार्ड hung suspended like stopped pendulum, stopped clock pendulums in the blazing air, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो है स्वैंग, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या इसमें कोई एरर है? सेकंड ऑप्शन है हंग, क्या इसमें कोई एरर है? या सस्पेंडेड सी, इसमें कोई एरर है? या स्टॉप डी? आपको मैं ये एमसीक्यूज इस तरीके से देने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि, क्योंकि एमडी में सेम इस तरह से आएगा, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इस तरह से होगी आपको, क्योंकि ये मैंने खुद एमडी दिया था फर्स्ट टाइम, तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कोई इस तरह का सीनियर नहीं था मेरे पास जो जो कि एमडी दे के क्लियर कर चुका और वो मुझे बताए कि इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये वाली बातें वैसे मैं आपसे एक सेशन रखूँगी और उसमें सारी डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी के लिए आपको मैं बताऊँ तो ये बहुत ज़रूरी होता है। शायद आपको उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन कोई आपको बताए कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, फिर उनको सॉल्व करके बताए, क्योंकि अक्सर बच्चे समझ होते हैं कि शायद इनको सॉल्व करना है ही इम्पॉसिबल, हमने तुक्का ही लगाना है, ठीक है। तो हर एमसीक्यूज बहुत ईजी होता है, बस आपको उसको टैकल करने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो अब आपने मुझे इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है, सब बच्चों ने बताना है, अलग अलग बताना है, ये नहीं कि कोई एक बता दे और बाकी उसको लाइक कर दे, सब ने बताना है, ठीक है, ताकि सबकी हम देखें, और किसी दूसरे का आंसर देख के नहीं बताना, खुद से पहले सोचना है और फिर वही बताना है, बेशक वो गलत हो बेशक वो ठीक हो, नो मैटर, ठीक है, कोई ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। An American visitor lay stress on the vast sums that the strike had cost the country, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारे पास ले, ये है फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेस ये है सेकंड ऑप्शन, ऑन ये है थर्ड ऑप्शन, और हेड कॉस्ट ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से अब एक आपने देखने के एरर कहाँ पे है। जैसे कि आपको, अगर आपको नहीं एमसीक्यू समझ आ रही कि स्पॉट एरर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ले, क्या इस पूरे सेंटेंस के अंदर ले ही आना चाहिए, क्या ये ठीक है? देखो, अगर ले यूज़ हो रहा है तो मतलब ले ही यूज़ होगा, मतलब इसी की तीन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म यहाँ यूज़ होगी। अब हमें ये नहीं पता कि ये करेक्ट फॉर्म अब यूज़ हुई है या नहीं हुई हुई, लेकिन अगर आपने लेक्चर पीछे लिया ना मेरा पूरा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, और फिर आपने वो कमेंट सेक्शन में बस बता देना है, तो फिर देख लेते हैं। अब चूज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है एमडी कैड में, चूज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जैसे कि ये ऑप्शंस होते हैं, इस तरीके से चार उन्होंने स्टेटमेंट्स दी होती हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो होती है वो करेक्ट होती है, बाकी रॉन्ग होती हैं, तो आपने करेक्ट वाली चूज़ करनी होती है, ठीक है। जैसे कि पहली है, आई जेंटली ले माई हैंड्स अपॉन हर शोल्डर्स एंड हेयर हर क्वाइट टीयर्स, ठीक है। इसमें अब आपने देख रहे हैं कि ये ठीक है या अगला ठीक है। अच्छा, मैं जब आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी ना, तो मैं आपको ये इस तरह वाले क्वेश्चन जो कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इनको जिस तरह से मैं सॉल्व करती थी, ठीक है, जो मुझे इजी वे लगता था, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं मैं बताऊंगी, अभी आपने खुद ये पढ़नी है सारी स्टेटमेंट्स, और में से जो भी करेक्ट है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको इन सब की बताऊँगी, और ऐसी की नहीं बताऊँगी, और समझाऊँगी साथ में, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, ताकि मैं आप लोगों की देखूं आप लोग कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर एंड हो रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आप सारे मिल के पढ़ें। ओके ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।